So, hello everyone. So, today we are going to discuss about nuclear properties, basic static nuclear properties. So, in this series, we are going to discuss about nuclear basic concept that may be asked in the interviews of PhD interviews, assistant professor, BARC, DRDO, and your whole concept will be revision in fastly and quickly way, in a very systematic way, right? So we know that nuclear properties basically we divide in two ways: static properties and dynamic properties. So first we are going to discuss about nuclear static properties. Then after that, what is the proton neutron and electron proton neutron hypothesis, right? So we are only cover basic nuclear static properties. Static properties are those properties which are not changing with respect to time. Dynamic properties are those properties which are changing with the time, like alpha, beta, gamma decay, nuclear radioactivity. All these are nuclear dynamic properties. Nuclear static properties are properties that are not changing with respect to time. So सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं बेसिक न्यूक्लियर स्टैटिक प्रॉपर्टीज. सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं like static properties of a nucleus are the intrinsic properties that describes the nucleus without involving nuclear reaction. Means static properties are basically intrinsic properties and that describe the nucleus and without involving nuclear reaction. Means न्यूक्लियर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही और ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है. मींस इंटरनल प्रॉपर्टीज. दीज प्रॉपर्टीज गिव्स द इन्फो. हम इन प्रॉपर्टीज का स्टडी करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. मींस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस स्टेबल है कि नहीं है. और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस मींस इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. देन फोर्थ प्रॉपर्टी सेव. न्यूक्लियस का सेव कैसा है, और न्यूक्लियस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस मींस मैग्नेटिक फील्ड में अगर न्यूक्लियस को रखें तो वो किस तरीके से बिहेव करता है. सो दीज आर ऑल स्टैटिक प्रॉपर्टीज. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच स्टैटिक प्रॉपर्टीज सिस्टमैटिक वे एंड ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट में भी अंडरस्टैंड एंड कवर, जो कि इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर स्टैटिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हमें क्या कवर करना है. न्यूक्लियर रेडियस, दूसरा मास डिफेक्ट, तीसरा बाइंडिंग एनर्जी, चौथा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पांचवा पैकिंग फ्रैक्शन, छठा न्यूक्लियर स्पिन, सातवा न्यूक्लियर पैरिटी, आठवां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नवा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट. सो ईच प्रॉपर्टीज को स्लोली सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करते जाते हैं और आपके सभी कॉन्सेप्ट इजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रेडियस. सो न्यूक्लियर रेडियस हमें पता है रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर, और ये फॉर्मूला आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जो कि स्टैंडर्ड और मस्ट रिमेंबर फॉर्मूला, और हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट. एंड वॉल्यूम वी नो 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, और मास को हम डिनोट करते ए से. सो वी नो दैट आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3. सो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते तो क्या आता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3. सो ये हमारी न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन इट्स मास नंबर. मींस कहने का मतलब है जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की रेडियस होगी. और तुम्हारा एक सपोज करो तुम हाइड्रोजन ले लो और एक कार्बन ले लो. हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है तो इसकी रेडियस मास नंबर पर डिपेंड करता है. और अगर तुम कार्बन लोगे, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो कार्बन की रेडियस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, राइट. सो आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. R is the radius of the nucleus, A is the mass number, and R naught their value is standard and that is equal to 1.3 femtometer, right. अब आगे चलते हैं हमारी इसका फिजिकल मीनिंग क्या बता रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया. दिस रिलेशन शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. हेंस न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई. मींस न्यूक्लियस के अंदर जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है सभी न्यूक्लियस के लिए, राइट. अब अगली क्वांटिटी हमारी क्या थी, मास डिफेक्ट. सो मास डिफेक्ट मींस मास डिफेक्ट हमें क्या बताता है, सुनिए.
जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम इसको तोड़े तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमने देखा है कि प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को कंबाइन करें और जब ये न्यूक्लियस के अंदर थे तब इनके मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मेजर करें तो ये दोनों का मास जब न्यूक्लियस के अंदर था और जब बाहर आए तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कम आया। जब ये इनसाइड द न्यूक्लियस थे तब इनका मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का कंबाइंड मास को देखा हमने। फिर जब बाहर आने के बाद हमने मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को मेजर करा तो हमने देखा कि मास जब इनसाइड द न्यूक्लियस था तब कुछ और था और जब बाहर आए मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तब हमने उनका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेजर करा, तब कंबाइन करा तो उनका मास डिफरेंट आया। तो हमें इससे ये पता चला कि एक्चुअल में जो ये मास ऑफ प्रोटॉन और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो हम बाद में कंबाइन कर रहे हैं और जो इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उनके कुछ मास में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इसलिए आता है कि जो डिफेक्ट ऑफ मास है वो डिफेक्ट ऑफ मास ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। देखो, मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल मींस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। मींस जैसे सबसे पहले इसको इस वे में भी समझ सकते। देखो, जैसे मैं कहता हूँ जैसे ये तुम्हारा मास ऑफ प्रोटॉन है प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। तो मैं जैसे लाइट एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल जैसे तुम्हारा मास ये मान लो 2 है, ये 3 है और ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 4 है और जब इसमें कंबाइन करा, जब न्यूक्लियस के अंदर गया तो इसका मास लगभग 6.5 आया, मींस 7 माइनस 6.5। तो ये मास का डिफरेंस को ही हम मास डिफेक्ट कहते हैं। मींस जो ये मास का डिफेक्ट है, यही मास का डिफेक्ट हेल्प करता है कंबाइन करने, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करने में। इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। मींस कुछ मास की कमी आना। मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स and the actual mass of the nucleus, ZMP plus NMN minus M, right? अब इसके बाद Z is the number of protons, N is the number of neutrons, M mass of proton, Mn mass of neutron, M is the actual mass, actual nuclear mass, right? अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बता रहा है, when the nucleons combine to form a nucleus, some mass disappears। जो मैं अब यही एक्सप्लेन कर रहा था ना, जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइन करते हैं तो कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। वो मास डिसअपियर है तो वही मास एक्चुअल में एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सम मास डिसअपियर्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और इसको हमने आइंस्टीन मास रिलेशन से E इज इक्वल टू mc²। दिस मिसिंग मास रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो मिसिंग मास है वही एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मींस हमें यही बताएगा कि हमें बाहर से कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हो जाए। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो अब भी आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मीन्स अभी मैं बताया जैसे एक हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इनको सेपरेट आउट करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू इट्स मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा mc²। सो फिजिकल मीनिंग बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग। मीन्स ये बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर प्रोटॉन और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस वे में बाइंड है। हाइयर बाइंडिंग एनर्जी मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर बाइंडिंग एनर्जी अगर हाई है मींस इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स है। और ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मींस हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट आउट करने के लिए। अब इसके बाद एक चीज और आती है, अगला टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मींस मास नंबर। सो
इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें हेल्प करता है कि कोई भी न्यूक्लियस, अगर जैसे हमारे पास दो न्यूक्लियस है, जैसे एक न्यूक्लियस है ये और एक न्यूक्लियस है ये, जैसे ए एंड बी। सो जैसे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए जो कि दे रखा है तुम्हारे लिए 40, और सिमिलर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बी एलिमेंट्स के लिए दे रखा है 30। तो इससे तुम बता सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर बी। मीन्स ये बता रहा है कि ए एलिमेंट्स मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। इट प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू ऑक्यूर्स नियर आयरन, जो कि हमें पता है आयरन के लिए सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है और जिसकी वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब इसके बाद अगला टर्म जो कि हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ आइसोटोपिक मास फ्रॉम द मास नंबर। मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि आइसोटोपिक मास कितना डेविएशन है आइसोटोपिक मास का मास नंबर से। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मींस तुम्हारा अगर नेगेटिव, हाँ, और ये एम इज आइसोटोपिक मास, ए इज मास नंबर। सो नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंडिकेट्स ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर हमारी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, राइट। न्यूक्लियर स्पिन क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियर स्पिन इज द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस। मींस ये इंटरनल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की जो कि अराइज होती है अराइजिंग फ्रॉम द स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर स्पिन इज द इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस अराइजिंग फ्रॉम द स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। मींस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर स्पिन जनरेट होता है उसका मेन रीजन एक तो स्पिन होता है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियंस मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड आई मॉड आई इज इक्वल टू अंडर रूट आई प्लस 1 एच कट। और इसके लिए रूल क्या है? E1 जेड और E1 एन न्यूक्लियाई रिप्रेजेंट्स स्पिन जीरो। ऑड मास न्यूक्लियाई मींस E1 जेड ऑड एन E1 जेड एंड ऑड एन और E1 एन एंड ऑड जेड। मींस स्पिन डिटरमाइंड बाय अनपेयर्ड न्यूक्लियंस। हम स्पिन कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय अनपेयर्ड न्यूक्लियंस। मींस लास्ट न्यूक्लियस मींस ऑड जेड मींस जो लास्ट न्यूक्लियंस होगा ऑड जेड में उससे हम स्पिन पैरिटी को डिटरमाइन करेंगे और इसमें ऑड एन जो लास्ट न्यूक्लियंस होगा उससे स्पिन पैरिटी को हम डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर पैरिटी। न्यूक्लियर पैरिटी डिस्क्राइब्स सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियर वेव फंक्शन अंडर space inversion. Nuclear parity describes symmetry of nuclear wave function under space inversion. X y z that is equal to minus x minus y minus z. Parity relation pi is equal to minus 1 की power l, where l is the orbital angular momentum. और even l positive parity, odd l negative parity. Nuclear starts written as I pi. Nuclear parity we written as I pi और इसका example 3/2 plus, right? So nuclear parity describes symmetry of nuclear wave function under space inversion. अगली प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अराइजेस ड्यू टू न्यूक्लियन स्पिन्स एंड ऑर्बिटल मोशन। मैग्नेटिक मोमेंट अराइजेस ड्यू टू न्यूक्लियन स्पिन्स एंड ऑर्बिटल मोशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू जी आई म्यू एन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अराइजेस ड्यू टू न्यूक्लियन स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन।
So mu is equal to Gi mu n. G is a Landesi factor, mu n न्यूक्लियर मैग्नेटोन, और न्यूक्लियर मैग्नेटोन जिसको हम डिफाइन करते हैं, म्यू एन इज इक्वल टू ई एच कट अपॉन 2 mp, ई एच कट अपॉन 2 mp. एप्लीकेशन इंक्लूड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एमआरआई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एमआरआई. इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर्स, अगली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर्स द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम spherical symmetry. Electric quadrupole movement measures the deviation of nuclear charge distribution. मीन्स एक्चुअल में ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मेजर्स द डेविएशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री. मीन्स न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका शेप किस तरीके से. अगर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू समेशन क्यू आई 3ZI² माइनस RI². अगर Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेरिकल न्यूक्लियस. और Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रोलेट न्यूक्लियस, और Q लेस देन 0 है तो ऑब्लेट न्यूक्लियस. मीन्स अगर Q इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 है, मीन्स हमारा न्यूक्लियस का शेप क्या होगा, स्पेरिकल न्यूक्लियस. अगर Q ग्रेटर देन 0 तो हमारा न्यूक्लियर का शेप क्या होगा, ऑब्लेट्स, प्रोलेट शेप. मीन्स अगर हमारा क्वाड्रपोल मूवमेंट 0 है तो न्यूक्लियस का शेप स्पेरिकल होगा, और अगर हमारी Q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका शेप प्रोलेट होगा, और अगर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका शेप ऑब्लेट होगा. राइट. सो ये बेसिकली हमें न्यूक्लियस के शेप के बारे में बताता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू समीशन क्यू आई 3ZI² माइनस RI². राइट. एंड कंडीशन इसमें क्या है कि I मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसकी यूनिट क्या होती है, ई फेम्टोमीटर स्क्वायर, ई फेम्टोमीटर स्क्वायर, ई फेम्टोमीटर स्क्वायर. सो हमारी एंड ऑफ अ न्यूक्लियर बेसिक स्टैटिक, न्यूक्लियर स्टैटिक प्रॉपर्टीज. सो हमने न्यूक्लियर की स्टैटिक प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लिया है. आई थिंक दैट्स इनफ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. मीन्स हमने सबसे पहले स्टडी कर ली कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा. राइट. बेसिक स्टैटिक प्रॉपर्टीज. अब उसके बाद हमने ये तो पता कर लिया. अब इसके बाद हाइपोथेसिस है कि न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले हाइपोथेसिस है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे. फिर बाद में हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस ली तो हमारे कई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच नहीं कर रहे, थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच नहीं कर रहा. फिर इसके बाद अगली हाइपोथेसिस आई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जो कि आज तक वही हाइपोथेसिस चल रही है. 1932 से पहले तक जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस तक हम मान के चले थे न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए नेट चार्ज न्यूक्लियस का 0 है. और फिर उसके बाद जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, चैडविक ने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस आई. फिर हमारे जो थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली मैच कर जा रहे थे, इसलिए हमने फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को करेक्ट माना, और एक्सपेरिमेंट के बाद में प्रूव भी हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करते, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस कैन नॉट एग्जिस्ट. राइट. फिर इसी हाइपोथेसिस को लेके हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. सो हम ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे बेसिक न्यूक्लियर स्टैटिक प्रॉपर्टीज. और अगर कहीं भी डाउट्स है या फिर कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको ट्राई करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूं. और अगर आपकी कुछ सजेशन हो कि मेरे को कहाँ कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ जो आपको लग रहा है कि सर आपको ये चीज़ और इंक्लूड कर लेनी चाहिए, तो फ्री ऑलवेज आई एम रेडी टू ऐड वॉट एवर द थिंग्स यू वॉन्टेड टू टेल. सो प्लीज share with your all the friends who are preparing for interviews of assistant professor, DRDO, PhD interview. These lectures are quite helpful because they will ask directly from these concepts, and you can easily revise all these concepts very easy way. So please subscribe my YouTube channel and share with your all the friends who are preparing for the
interviews preparation. So we will meet in the next lecture where we will discuss about hypothesis of a nuclear structure.